नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब संचयन में से पाठ संख्या 2 स्मृति, जो कि श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखा गया है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या 2 स्मृति। स्मृति होता है याद। अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न संख्या 1, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? उत्तर है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक डर गया था। उसे लगा कि उसके बड़े भाई झरबेरी से बेर तोड़ तोड़ कर खाने के लिए डांटेंगे और उसे खूब पीटेंगे। तो जब लेखक के बड़े भाई ने उन्हें घर बुलाया था, जब एक गांव वाले व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि तुम्हारा भाई बुला रहा है, तो तब वह डर गया था ये बात सुनकर के भाई ने बुलाया है। क्यों? क्योंकि वो बेरी से बेर तोड़कर खा रहा था, तो उसे लगा कि वो मुझे इस कारण डांटेंगे, मारेंगे, तो इसलिए वो डर गया था। लेकिन जब वो घर गया था तो उन्होंने चिट्ठी लिख रहे थे, तो उन्हें चिट्ठी लिखता देखकर वो सही हो गया, उसका डर था वो दूर हो गया था। प्रश्न संख्या 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर है, लेखक के गांव से मक्खनपुर जाने वाली राह में 36 फीट के करीब गहरा एक कच्चा कुआं था। उसमें एक सांप ना जाने कैसे गिर गया था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली उस कुएं में इसलिए ढेले फेंकती थी ताकि सांप क्रुद्ध होकर फुंकारे और बच्चे उस फुंकार को सुन सकें। जहाँ से लेखक का गांव था, वहाँ से कुछ बच्चे टोली बनाकर मक्खनपुर गांव स्कूल में जाते थे और रास्ते में एक 36 फीट डूंगा गहरा एक कुआं था और उसमें न जाने कहाँ से एक सांप गिर गया था। और आने जाने वाले जो बच्चे थे स्कूल जाते समय, तो रास्ते जाते समय और आते समय दोनों टाइम तो जो कुआं था उसमें एक ढेला फेंक देते थे। ढेला होता है कोई भी ईंट का छोटा सा टुकड़ा, तो उसे फेंक देते थे और वो कुएं में गिरते ही कुएं से आवाज़ आती थी सांप के फुंकारने की। तो अगर वो ढेला सांप को लग जाता था तो वो फुंकारता था, अगर नहीं लगता था तो उसके ढेले गिरने की आवाज़ के कारण सांप फुंकारता था और बच्चे उस फुंकार को सुनने के लिए उस कुएं में ढेला फेंकते रहते थे। तो इस तरह जब भी बच्चे पढ़ने जाते या छुट्टी के समय घर लौटते तो वो कुएं के पास ज़रूर रुक जाते और उसमें ढेला फेंकते और सांप के फुंकारने की आवाज़ें सुनते थे। प्रश्न संख्या 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं। ये कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? ये कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जैसे ही लेखक ने टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, उसकी जरूरी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। उन्हें कुएं से गिरता देखकर वह भौचक्का रह गया। उसका ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग गया। वह ये देखना भूल गया कि सांप को ढेला लगा या नहीं और वह फुसकारा या नहीं। तो जैसे कि हमने दूसरे प्रश्न में पढ़ा कि जब भी स्कूल जाने वाले आने वाले बच्चे उस कुएं के पास से गुजरते थे तो उसमें कुएं में एक ढेला फेंकते थे, जिसके कारण सांप फुंकारता था और उसकी फुंकार सुनते थे। तो जब लेखक के बड़े भाई ने उसे चिट्ठियां दी थी डाकखाने में पहुंचाने के लिए, पर रास्ते में जब वो कुएं के पास ठहरा तो उसमें वो ढेला फेंकने लग गया। ढेला फेंकते समय क्या हुआ, उसने एक हाथ अपना टोपी पर रखा क्योंकि उसकी टोपी में चिट्ठियां थी और दूसरे हाथ से वह कुएं में पत्थर फेंकने लग गया, वो ढेला फेंकने लग गया। तो वो ढेला फेंकते फेंकते जब उसका टोपी वाले हाथ से टोपी उतारी तो जो चिट्ठियाँ थी वो लुढ़क कर कुएं में जा गिरी। तो वो इतनी गहरी उड़कर नीचे जा रही थी, तो उसने पकड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं पकड़ पाया और उसका ध्यान चिट्ठियों पर ही था। और जो उसने ढेला फेंका था उसका वो फेंका था सांप की फुंकार सुनने के लिए, सांप को लगता है या नहीं इसलिए। लेकिन जब वो चिट्ठियाँ गिर गई तो उसका सारा का सारा ध्यान चिट्ठियों पर रह गया था कि चिट्ठियाँ कैसे गिरी और उसको कैसे पकड़ना था। तो इस बात पर ध्यान रहने के कारण वो भूल ही गया कि मैंने जो ढेला फेंका है वो सांप को लगा या नहीं और सांप ने फुंकार मारी या नहीं। तो इस बात से पता चलता है कि वो जो
लेखक की मनोदशा थी, बदहवास थी, और वो जो लेखक था वो चिट्ठियाँ गिरते समय वो चिट्ठियों की ओर देखता देखता ही बहुत ही हैरान हो गया था। भौचक्का होता है हैरान रह जाना, दंग रह जाना। प्रश्न संख्या 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? तो लेखक द्वारा चिट्ठियों को कुएं से निकालने के निम्नलिखित कारण हैं। 1, लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था। 2, चिट्ठियों को डाकखाने में डालना लेखक अपनी जिम्मेवारी समझता था। 3, लेखक को अपने भाई से रुई की तरह पिटाई होने का भय था। 4, वह सांप को मारना बाएं हाथ का काम समझता था, जिससे चिट्ठियां उठाना उसे आसान लग रहा था। तो लेखक द्वारा कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय किन कारणों के लिए लिया गया? तो पहला है, लेखक को झूठ बोलना नहीं आता, अर्थात वो झूठ बोलना पसंद नहीं करता, और बाकी वह छोटी उम्र का है, 11 वर्ष का ही है, इसलिए वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, इसलिए इसने निर्णय किया चिट्ठियां निकालने का कुएं से। दूसरा कारण था, चिट्ठियों को डाकखाने में डालना लेखक अपनी जिम्मेदारी समझता था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने जो चिट्ठियां दी थी वो बहुत ही ज़रूरी थी, और जिनको उसने डाकखाने में पहुंचाना था, डालना था, तो इसलिए वो उसे अपनी जिम्मेदारी समझता था। तो इसी कारण वह जिम्मेदारी समझने के कारण उसे ये निर्णय लेना पड़ा कि अब उसे वो चिट्ठियाँ निकालनी चाहिए। तीसरा कारण, लेखक को अपने भाई से रुई की तरह पिटाई होने का भय था। अब वो कुएं में ढेले फेंक रहा था, तब अचानक उसके भाई ने जो चिट्ठियाँ दी थी उसे डाकखाने में डालने के लिए, वो कुएं में गिर गई। अब उसे डर लग रहा था कि भाई डांटेंगे, उनको चिट्ठियाँ दोबारा लिखनी पड़ेंगी, और समय पर नहीं पहुँची तो रुई की तरह पिटाई होगी। तो जैसे आपने देखा ही है कि जब हम घर में कोई रज़ाई बनाते हैं, तो रज़ाई बनाते समय जो पुरानी रुई होती है, कॉटन, तो उसको पिंजाई की जाती है, बाद में उसको रज़ाई के कपड़े में भर दिया जाता है, उसके बाद में उसकी सिलाई या उसको डंडे के साथ पहले समतल एक समान किया जाता है, उसके बाद ऊपर से सुई धागे के साथ सिलाई कर दी जाती है। तो जैसे रुई को डंडे के साथ समतल किया जाता है तो उसे पीटा जाता है, तो उसी प्रकार वो कल्पना कर रहा है कि जैसे रुई की पिटाई होती है, वैसे ही बड़े भाई हैं जो मेरे चिट्ठियां गुम होने के कारण वो मेरी भी पिटाई करेंगे, मुझे भय लग रहा है। तो उसी भय के कारण भी वो उसने कुएं से चिट्ठियां निकालने की सोची। वह सांप को मारना बाएं हाथ का काम समझता था, जिससे चिट्ठियां उठाना उसे आसान लग रहा था। तो जो लेखक था वो 11 वर्ष का था, लेकिन उसने छोटी उम्र में ही बहुत सारे सांप मारे थे, इसलिए उन्हें लेखक को सांप से डर नहीं लग रहा था। तो वो उसने काफ़ी सारे सांप मारे थे, इसीलिए वो निर्भीक था, और वो सोचता था कि सांप को तो मैं आसानी से मार डालूंगा और चिट्ठियाँ निकाल लाऊंगा। तो एक कारण ये भी था जिसने उसे ये निर्णय लेने पर मजबूर किया कि वो कुएं से जाकर चिट्ठियाँ निकाल लाएगा। प्रश्न संख्या 5, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई? उत्तर है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने निम्नलिखित युक्तियाँ अपनाई। उसने मुट्ठी भर मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान उधर लगा दिया। उसने अपने हाथ का प्रहार करने की बजाय उसकी तरफ डंडा बढ़ा दिया, जिससे सांप ने सारा विष डंडे पर उगल दिया। तो जब लेखक चिट्ठियाँ उठाने के लिए कुएं में उतर गया, तो कुएं में उतरकर उसने जो सांप, 2 चिट्ठियाँ तो थी सांप के बिल्कुल समीप पड़ी थी, बिल्कुल नज़दीक, तो दूसरी एक चिट्ठी उसके पास में ही थी। तो पहली तो उसने उठा ली, लेकिन जो 2 चिट्ठियाँ उठानी थी वो सांप के बिल्कुल नज़दीक थी। तो उसने क्या किया, कुआं कच्चा था तो उसकी थोड़ी सी मिट्टी ली और उसको एक और फेंक दिया। तो जब मिट्टी को उसने मुट्ठी भरी और उसे एक साइड पर फेंका, तो सांप का ध्यान उस मिट्टी पर गया और उस पर फुंकारने लगा। तो सांप उस तरफ हो गया और उसने एक चिट्ठी उठा ली। दूसरी चिट्ठी तो वो हाथ से बढ़ाकर भी उठा सकता था, लेकिन उसने क्या किया, डंडे से उठाई। ऐसे क्या पता चला, जब उसने डंडा किया तो सांप ने अपना जो विष था उस पर फुंकार लगाई, और जो सारे का सारा विष था डंडे पर लग गया था। ये भी उसकी एक समझदारी थी, युक्ति थी, हाथ से ना उठाकर डंडे से चिट्ठी उठाना। और उसने डंडा जब आगे बढ़ाया तो सांप ने अपना विष सारा डंडे पर उगल दिया, ना कि उसके हाथ पर, और विष से उसका हाथ बच गया, जिसके कारण उसकी जान भी बच गई। प्रश्न संख्या 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए।
अब जो भी कुएं में उतरना, चिट्ठी गिरना, ये सारा वृत्तांत है जो आपने अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। उत्तर है, कुएं में चिट्ठियां गिर जाने पर लेखक ने रोना धोना छोड़कर भयानक निर्णय लिया। उसने अपनी और अपने छोटे भाई की 5 धोतियों को एक दूसरे से बांधा। इसके एक छोर में डंडा बांधकर उसे कुएं में उतार दिया और दूसरे सिरे को कुएं की ढेंग में बांधकर भाई को पकड़ा दिया। अब उन धोतियों के सहारे लेखक कुएं में उतर गया और कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर लटककर सांप को देखने लगा। सांप भी फन फैलाए लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक ने कुएं की दीवार में पैर जमाकर कुछ मिट्टी गिराई। इससे सांप का ध्यान बट गया। वह मिट्टी पर मुंह मार बैठा। तो जब लेखक के बड़े भाई ने उसे चिट्ठियां दी और डाकखाने में डालने के लिए कही, तो तब ठंड बहुत थी। इतनी ठंड थी कि वह उसकी जो देह थी, शरीर था, वो कँप-कँपा रहा था। तो लेखक की माँ ने क्या किया, 2 धोतियाँ थी, 2 तो उन्होंने पहन ली, एक में उनको भुने हुए चने दे दिए खाने के लिए या बनाने के लिए, जो भुने हुए चने होते हैं। तो 2 तीसरी और 2 उनके कानों में बांधी। जैसे हम टोपी पहनते हैं तो कानों पे पहले धोतियाँ बांधी, उसके बाद में ऊपर टोपी ले ली, तो ठंड से बचने के लिए। तो ये जो 5 धोतियाँ थी, तो उसने क्या किया, जब उसकी चिट्ठी कुएं में गिर गई तो कुएं में से चिट्ठियां निकालने का उसने निर्णय किया। तो क्या किया, उन्होंने जितनी 5 धोतियां थी उनको एक साथ एक के बाद एक गांठ बांध ली और रस्सी सी बना ली। तो उसको एक जो उसका छोर था, अर्थात एक किनारा था धोती का, उसके साथ तो उन्होंने डंडा बांध दिया और दूसरे को कुएं की ढेंग, तो कुएं की ढेंग होती है जहाँ से हम पानी निकालने के लिए महिलाएं प्रयोग करती हैं, तो उसके साथ बांध दिया। तो अब वो उसी धोती के सहारे उस कुएं में उतरने लगा था। और जब वो उतरा तो धरातल जो उसकी कुएं की ज़मीन थी नीचे 36 फीट नीचे थी, तो वहाँ पर वो पहुँच ही गया था। लेकिन जो धरातल से सांप था वो अपना फन ऊपर उठाए बैठा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि लेखक कब नीचे आए। और लेखक जो अपनी योजनाएं बना बैठा था कि सांप को मारेगा और वो ऐसे करेगा तो चिट्ठियां उठाकर ऊपर आ जाएगा, तो वो सारी की सारी योजना के अनुसार उसने धोतियां लमकाकर कुएं में नीचे उतर गया। लेकिन उसका जो कुएं का व्यास था वो बहुत ही कम होने के कारण जो लेखक था वो उस डंडे को घुमा नहीं पाया जिससे उसने सांप को मारना था। तो आगे है, इस बीच लेखक ने डंडे से जब चिट्ठियां सरकाई तो सांप ने जोरदार प्रहार किया और अपनी शक्ति के प्रमाण स्वरूप डंडे पर 3-4 जगह विस्मरण कर दिया। इससे लेखक का साहस बढ़ा। उसने चिट्ठियां उठाने का प्रयास किया तो सांप ने वार किया और डंडे से लिपट गया। इस क्रम में सांप की पूंछ पर पिछला भाग लेखक को छू गया। ये देख लेखक ने डंडे को पटक दिया और चिट्ठियां उठाकर धोती में बांध दिया, जिन्हें उसके भाई ने ऊपर खींच लिया। अब लेखक ने कुएं की दीवार से कुछ मिट्टी सांप के दाहिनी ओर फेंकी। सांप उस पर झपटा। अब लेखक ने डंडा खींच लिया। लेखक ने मौका देखा और जैसे तैसे हाथों के सहारे सरक कर 36 फुट गहरे कुएं से ऊपर आ गया। तो जब लेखक धोतियों के सहारे कुएं में उतर गया था, ज़मीन पर उतर गया था, तो वहाँ पर जो सांप था वो भी अपना जो फन था वो उठाकर बैठा हुआ था, प्रतीक्षा कर रहा था कि लेखक कब आए और कब डसे। लेकिन लेखक ने युक्ति अपनाई तो धीरे धीरे करके वो कुएं में उतरा और सांप के समीप जो चिट्ठियां पड़ी थी तो उसने हाथ से ना उठाकर डंडे से उठाई, जिसके कारण वो जो सांप था उसने अपना सारा विष डंडे पर फेंक दिया और दूसरी चिट्ठी को उसने एक मुट्ठी भर मिट्टी की ली और दाहिनी ओर फेंकने के कारण जो सांप का ध्यान था वो दाहिनी ओर हुआ और उसने चिट्ठियां उठा ली। और जो चिट्ठियां उठाई थी और ऊपर से उसका छोटा भाई जो साथ में था लेखक का, तो उसने जो धोतियां लमकाई हुई थी उस धोतियों में बांध दी और छोटे भाई ने चिट्ठियां ऊपर खींच ली। और उसके बाद क्या हुआ, लेखक ने अपने हाथों के सहारे वो कुआं 36 फीट गहरा कुआं था, वो अपने हाथों के सहारे धीरे धीरे कर कर वो कुएं से बाहर आ गया। वैसे तो वो लेखक की आयु थी, जो उम्र थी 11 वर्ष की थी, लेकिन फिर उसकी जो समर्था थी कुएं से बाहर निकलने की वो 15 या 20 फीट की होगी। तो 11 साल का बच्चा
15 या 20 फीट तक तो ऊपर जा सकता है। पाठ में भी लेखक ने बताया है कि मेरी जो क्षमता थी तो वो 15 या 20 फीट ऊपर जाने की थी, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे अंदर ऐसा साहस कैसे आ गया कि मैं 36 फीट गहरा कुआं अपने हाथों के सहारे चढ़कर ऊपर आ गया था। प्रश्न संख्या 7, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? उत्तर है, बाल प्रायः शरारती होते हैं, उन्हें छेड़छाड़ करने में आनंद मिलता है। यदि उनकी छेड़छाड़ से कोई हलचल होती है तो वे उसमें बहुत मज़ा लेते हैं। सांप को व्यर्थ में ही फुंकारते देखकर वे बड़े खुश होते हैं। बालकों को प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में व्यवहार करने में भी असीम आनंद मिलता है। वह झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खाते हैं तथा मन में आनंदित होते हैं। वे आम के पेड़ पर चढ़कर डंडे से आम तोड़कर खाने में खूब आनंद लेते हैं। जैसे कि हमें पता चला लेखक द्वारा इस पाठ में लिखा गया है कि पहले वो जब बेरियों से बेर तोड़ रहे थे और आम के वृक्ष थे तो वो डंडे से आम भी तोड़ लिया करता था। तो वो ठंडी में भी, पूरी सर्दी है, इतनी सर्दी के शरीर कपकपा रहा है, हड्डियों के बीच तक ठंड जाती है, इतनी ज़्यादा सर्दी थी, फिर भी वो खूब घूम फिर रहे हैं बिना डरे। और उसके बाद उसका भाई बुलाता है तो वो डर जाता है कि बेरी से बेर खाए हैं तो शायद इसीलिए मुझे बुलाया है और मुझे मारेंगे। तो उससे पता चलता है कि वो जो लेखक है वो घूमने फिरने के शौकीन है। बच्चा था, 11 वर्ष का था, तो वो घूम फिर रहा था। तो प्रकृति में घूमना, ठीक है, तो वो उसका एक बाल शरारत हो गई। तो उसके अतिरिक्त जो कुएं में ढेले फेंकते थे तो वो भी एक बाल शरारत है कि किसी भी चीज़ को हिलते जुलते देखते हैं तो बालकों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो वो ऐसे ही बिना मतलब के ढेला फेंकते, सांप के फुकारता और वो खुश हो जाते। तो जितने भी बालक थे तो ऐसे उन्हें छेड़छाड़ करने में भी आनंद मिलता है। और इसी के साथ ही वो बेरी से बेर तोड़ कर खाते हैं, आम खाते हैं, या पर्यावरण में घूमना फिरना सभी उसे आनंद देता है। बालकों को ये नहीं पता होता कि जो वो काम कर रहे हैं वो गलत है या सही। अगर उन्हें कोई खुशी मिलती है तो वो काम सही ही है, वो उस खुशी के लिए कोई भी काम करने लग जाते हैं, उसे हम शरारतें कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मनुष्य किसी कठिन काम को करने के लिए अपनी बुद्धि से योजनाएं तो बनाता है, किंतु समस्याओं का वास्तविक सामना होते ही ये योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तब उसे यथार्थ स्थिति को देखकर काम करना पड़ता है। इस पाठ में लेखक ने सोचा था कि कुएं में उतरकर वह डंडे से सांप को मार देगा और चिट्ठियां उठा लेगा, परंतु कुएं का कम व्यास देखकर उसे लगा कि यहाँ तो डंडा चलाया ही नहीं जा सकता है। उसने जब सांप को फन फैलाए अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो सांप को मारने की योजना उसे एकदम मिथ्या और उल्टी लगने लगी। तो जैसे कि हमें पता ही है कि हमने जब पाठ पढ़ा था तो वो जो लेखक था, जब उसकी चिट्ठियाँ कुएं में गिर जाती है तो वो एक योजना बनाता है। भावी योजना मतलब बनाने, अभी वो योजना ही बनाई है या जो काम करना है उसके लिए योजना बनाई है, तो होने वाली योजना जो काम करेगी अभी। तो जो उसने योजना बनाई कि वो कुएं में जाएगा, चिट्ठियाँ उठाएगा, सांप को डंडे से मारकर चिट्ठियाँ उठाकर बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है, उसने ये योजना बनाई थी। लेकिन जब वो नीचे उतरता है तो जो असल स्थिति होती है, सांप का फन उठाकर बैठे होना, कुएं के व्यास का कम होना, तो जिसके कारण डंडा ना घूम पाना, तो ऐसी जो परिस्थिति होती है तब जो हम योजनाएं बनाते हैं वो मिथ्या होती है, अर्थात झूठी पड़ जाती हैं, गलत रह जाती हैं। तो इससे के बाद में हमें जिस परिस्थिति में, जिस उलझन में उलझे होते हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार ही योजना बनानी पड़ती है और उसी के साथ ही हमें काम करना पड़ता है। तो ऐसे ही लेखक के साथ भी हुआ, वो योजना बनाकर कुएं में उतर तो गया, लेकिन सांप भी था, लेकिन और कुएं का व्यास भी कम होने के कारण जो लेखक था वो डंडा चला नहीं पाया और ना ही सांप को मार पाया। जबकि उसने सोचा था कि डंडे से सांप को मार देगा, तो वो एकदम जो उसने योजना बनाई थी तो वो मिथ्या थी और उल्टी निकली। इसीलिए लेखक कहता है कि जो हम
ये योजनाएं बनाते हैं कभी कभी ये मिथ्या भी होती हैं और उल्टी लगने लगती हैं। तो प्रश्न संख्या 9, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरने तथा सांप से लड़ने का फल क्या होगा, ये सोचना उसका काम नहीं है। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर निर्भर है, इसीलिए वह फल की चिंता छोड़कर कुएं में घुस गया। तो जब लेखक की चिट्ठियां कुएं में गिरी थी तो उसने दृढ़ निश्चय किया, एक संकल्प लिया कि कुएं में उतरेगा और चिट्ठियां को बाहर निकाल लाएगा और उस सांप को भी मार देगा। लेकिन उसको पता था कि वो जो सांप है वो विषधारी है, उसमें विष है, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, ये भी ठीक है। तो वो ये जो सोचता था, तो उसने क्या सोचा कि ये जो मरना है जीना है ये तो भगवान के भरोसे है, तो कोई भी मार नहीं सकता, तो मैंने तो कार्य करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो इसलिए वो कुएं में उतर जाता है और सांप से लड़ता है और बाद में उसे सांप से बचकर चिट्ठियां बाहर भी ले आता है। तो उसने फल की चिंता किए बिना ही वो अपना कार्य पूर्ण करता है। तो जब कोई व्यक्ति अपना जो एक अपनी जान पर खेल जाता है तो वो पूरा जमाना एक तरफ हो और वो अकेला एक तरफ हो तो एक बराबर ही होते हैं, तो उसमें उस काम को करने का जुनून आ जाता है, तो जिसके कारण वो उस काम को किसी भी हद तक जाकर सफल कर देता है।